लेवल रामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग समझने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक, इसमें दो शब्द हैं, एक तो है क्लासिफिकेशन और एक है हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन माने होता है वर्गीकरण, किसी चीज को बांट के पढ़ना, और इतिहास, इतिहास तो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। तो वर्गीकरण समझने से पहले हम ये समझें कि हिस्ट्री क्या है इतिहास। देखिए, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, बचपन से नहीं तो 6 से तो हम मान के चल रहे हैं कि आप सभी हिस्ट्री पढ़ते आ रहे होंगे। और जैसे ही आप तैयारी की फील्ड में उतरते हैं, किसी से सजेशन लेते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो वो यही सजेस्ट करता है कि 6 to 12 अगर हिस्ट्री को पढ़ना तो कैसे पढ़ो, 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ डालो, समझ में आ जाएगा। मतलब 6 से नीचे नहीं सजेस्ट करी जाती है। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा बेसिक आपका स्ट्रांग है तो फिर 9 to 12 आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप वहाँ की एनसीईआरटी पढ़िए। लेकिन इन सबसे भी अलग आपको ये समझने की जरूरत है कि वास्तव में इतिहास है क्या। वास्तव में इतिहास है क्या, हम लोग पढ़ते क्या हैं इतिहास में। जैसे अगर समझने की कोशिश करें तो इतिहास हर क्षण जो बीतता जा रहा है, सब कुछ तो इतिहास है। बड़ा अच्छा, मुझे एक लाइन याद आ गया, जो बीत गया है वो इतिहास है मेरा, और जो काटना है वो वनवास है मेरा। ऐसे ही किसी लेखक की बड़ी अच्छी लाइन है, जो बीत गया है वो सब इतिहास है, हर क्षण जो गुजरता जा रहा है। इसलिए एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों का क्या नाम होता है, हमारे अतीत में यानी पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं सब कुछ इतिहास का हिस्सा है। अब अगर इमेजिन करें आप, तो कितना बड़ा है इतिहास, कितना बड़ा है। जो मुझे सुन रहे हैं, ठीक, हम जो आपको बता रहे हैं, ऐसे न जाने लोग जो हर एक व्यक्ति, अगर मान के चलिए कि 1 करोड़ लोग हैं तो हर 1 करोड़ व्यक्ति का अपना अपना इतिहास होगा। सबके अतीत में कुछ ना कुछ तो घटा ही होगा। इतने दिन से दुनिया चलती चली आ रही है, कितने लोग हुए हैं, तो सबका तो इतिहास होगा, कितनी ढेर सारी घटनाएं होंगी। अब उसमें अगर समझना है आपको कि इतिहास है क्या, कैसे है, तो जब तक आप क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे समझ नहीं पाएंगे। ऐसा जब आप खाना खाते हैं तो देखते हैं ना, रोटी मिली तो समूचे तो पूरा रोटी खा नहीं जाते हैं, रोटी को टुकड़े टुकड़े में पार्ट करते हैं, फिर उसके बाद छोटा छोटा कॉल करके खाते हैं ना। अब वो अलग ही लोग होंगे जो पूरा ही रोटी इकट्ठे ही खा लेते हैं। ऐसे संभव ही नहीं है, ऐसे खाया भी नहीं जा सकता है। तो किसी चीज को पढ़ने और समझने के लिए भी आपको समझना होगा कि छोटे छोटे टुकड़ों में करके समझिए, फिर को रिलेट करिए कि वास्तव में है क्या, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अब एक तो जो बेसिक, जो बच्चे मुझे सुन रहे होंगे उनको ये सारी चीजें पता होंगी कि आपको, और ये सब कोई पता होगा। जब इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड, यही से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ यही नहीं है, इतिहास और भी बहुत चीजों का है, बहुत है बड़ा इतिहास। अब अगर समझना चाहें, अगर हैंड राइटिंग बहुत छोटी छोटी लिखी हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वॉइस मेरी बिल्कुल क्लियर होगी, नहीं तो स्क्रीन के बगल आपको दिखेगा सारी चीजें, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। आवाज मेरी क्लियर है तो आप सुनते रहिए, समझते रहिए कि वास्तव में इतिहास है क्या। इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है समझने की दृष्टिकोण से। तो पहला तो इधर 4 क्लासिफिकेशन हमने किया है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री। और इन सब से भी पहले समझने की आपको जरूरत है कि जब भी आप इतिहास पढ़ें तो इतिहास को और 4 भागों में बांटा जा सकता है, वर्ल्ड हिस्ट्री, नेशनल हिस्ट्री, रीजनल हिस्ट्री और लोकल हिस्ट्री। ये 4 भागों में इनको बांटा जा सकता है। वर्ल्ड हिस्ट्री क्या होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री है पूरी दुनिया का इतिहास, पूरी दुनिया। दुनिया यानी आप ये देखें, आपकी पृथ्वी कैसी है, अंडाकार है, ठीक, इमेजिन कर लीजिए अंडाकार है, ठीक है, अंडाकार है। आज तो देखिए, आज से बहुत पहले दुनिया ये भी मानती रही थी कि पृथ्वी हमारी चपटी है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जैसे आपको कोई किसी सोर्स से आपको नॉलेज मिली कि आपने किसी किताब से कहीं लिखा हुआ, कहीं कुछ पढ़ा, ठीक, जो पढ़ेंगे आप उसी पे तो विश्वास करेंगे कि नहीं, जो पढ़ेंगे। अब इसकी भी तो संभावना है कि जो आपको मिला है उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, ये भी एक समस्या है। उसके बाद हो सकता है अभी आपको इतना ही मिला और अभी सारी चीजें कहीं छुपी हुई हो, कहीं धरती के नीचे दबी हुई हो। क्योंकि आप देखिए, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो 1921 के पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। क्योंकि 1921 में ही जब दयाराम साहनी ने खोज करी और उसकी खुदाई करवाई, तब पता चला कि ये पूरी इतनी बड़ी सभ्यता पृथ्वी के अंदर समाहित हो गई है, धरती के अंदर दब चुकी है। कितने इन लोग आग की तरह सभ्य जीवन जी के जा भी चुके हैं और हम लोग अपने आप को सभ्य कह रहे हैं। तो ये तब ही तो पता चला, ये 1921 के बाद ही था कि ये सारी बातें हमको पता चली। उसके बाद तो हमको
नहीं पता थी। और इवन अभी भी रोज नए नए शहर खोजे जा रहे हैं, नई नई चीजों का पता लगाया जा रहा है। तो ये भी मान के चलिए हो सकता है अभी कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन से ज्यादा अपग्रेडेड सिविलाइजेशन हो और वो दबी हो, ये भी तो हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ सस्पेंस के दायरे में है। तो जब आप दुनिया का इतिहास पढ़ते हैं तो पढ़ने के दृष्टिकोण से, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में आप शुरू कहाँ से करते हैं, पुनर्जागरण काल से, रेनेसा पुनर्जागरण काल से आप स्टार्ट करते हैं। लेकिन इतिहास में उतना ही होना है, पुनर्जागरण का मतलब ये होता है कि फिर से जागना। तो जब सब लोग सोए थे उसको भी आपको पता होना चाहिए कि पुनर्जागरण किस किस क्षेत्र में हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में लोग फिर से जागे। तो आप पुनर्जागरण काल पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अमेरिका का इतिहास पढ़ते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारा इतिहास, बेसिकली हम पश्चिमी इतिहास ज्यादा पढ़ते हैं, है ना। जब आपको तैयारी कराई जाती है तो पश्चिमी इतिहास ही हम ज्यादा पढ़ते हैं। हम इधर पूर्वी साइड का इतिहास छोड़ देते हैं। जैसे आपको जापान का इतिहास पूरा पूरा नहीं पता होगा, आपको सिंगापुर का इतिहास नहीं पता होगा, आप चाइना का पूरा इतिहास नहीं पढ़ते हैं। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री केवल यूरोप का इतिहास तो है नहीं, है कि नहीं। या अमेरिका की खोज से शुरू होता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और वो खोज ने भारत निकला था, लेकिन पहुंच गया था अमेरिका, ठीक। तो अमेरिका तो कितना नया नया है ही। लेकिन और सारी चीजें, पूर्वी इतिहास हम सब लोग पूरी तरह से, ऑस्ट्रेलिया का इतिहास हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि वहाँ चीजें कैसी हुई, वहाँ के लोकल्स कैसे थे। तो बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा क्या जाता है, दुनिया के प्रत्येक हिस्से का। अगर आप इतिहास पढ़ने के शौकीन हैं तो ये एक तो एग्जाम के परस्पेक्टिव से आप पढ़ते हैं, वो तो बड़ी अच्छी बात है कि एग्जाम में सवाल किससे पूछे जाते हैं। लेकिन अगर एक आप स्कॉलर हैं, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, अगर आपको पूरी दुनिया को समझना है कि वास्तव में दुनिया में हो क्या रहा है, तो इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया के जितने भी हिस्से हैं उसमें आप देखें कि लोगों का जीने का तरीका कैसे था, वे ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, ठीक, जो जीने का तरीका था लोगों का वहां का कैसा था। और फिर वहां के उस दुनिया माने उस देश के किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल, जैसे जापान हो गया, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, जैसे साउथ कोरिया हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सारी, चाइना हो गया, इनका जो वर्ल्ड फिगर है, वर्ल्ड फिगर माने जो इस देश के नामी ग्रामी लोग हैं, है ना, ये लोग, इन लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना, इनके बारे में जानना। जैसे कुछ नहीं सुना होगा तो आपने नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के बारे में तो सुना ही होगा। तानाशाह है, सनकी, पागल शासक कहा जाता है। ये आज भी ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा है, केवल परमाणु बम ही बना रहे हैं, ठीक। तो वो तानाशाही कैसे चल रही है, कैसे इनके पहले इनके पापा की तानाशाही, पापा के पहले इनके दादाजी की तानाशाही, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग तानाशाही कर रहे हैं। तो अब ये मत कहिए कि ये खराब लोग हैं, लेकिन ये वहाँ के नामी गिरामी लोग हैं, ये वर्ल्ड फिगर है वहाँ के, तो उनकी बायोग्राफीज पढ़ना ये आपको बताएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या। ऐसे बस ये चीज पढ़ना है कि वहाँ के लोगों के जीवन जीने का तरीका कैसे था और वहाँ के नामी गिरामी लोगों के बारे में, ये सब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। दूसरा पे लिखा है नेशनल हिस्ट्री, ठीक, ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। नेशनल हिस्ट्री में आप देखते हैं, जैसे किसी भी सिलेबस में आपको लगा रहता है, जैसे आप किसी भी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पेट की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस में आपके लगा रहता है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, क्योंकि आप भारतीय हैं तो भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी ज्यादा प्राथमिकता है। भाई अब जिस भी नौकरी में जा रहे हैं, अब सरकारी सेवा में जा रहे हैं, सरकार में जाने का मतलब आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए ना कि आपका देश का इतिहास कैसे था। किसी भी देश को संभालने से पहले आपको ये तो पता हो कि उस देश में हुआ क्या है। इसलिए नेशनल हिस्ट्री आपके सिलेबस में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लगी जरूर रहती है। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, मतलब बहुत टेक्निकल नॉलेज ना हो, इतिहास का ना बने, तो बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो नेशनल हिस्ट्री में पढ़ते क्या क्या है, ज्योग्राफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक। वैसे तो इतिहास में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं अगर आप पूरे इतिहास को समराइज करें, एक राजनीति, यानी वहाँ की राजनीति कैसे थी, शासन कैसे था, और दूसरा साहित्य। साहित्य और राजनीति को मिला के पूरा इतिहास, कहीं का भी इतिहास बनता है। अब चाहे वर्ल्ड पढ़ो, नेशनल पढ़ो, लोकल पढ़ो, रीजनल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, साहित्य और राजनीति ही दो बड़ी चीजें होती हैं। लेकिन अब ज्योग्राफिकल
जोग्राफिकल हिस्ट्री इसलिए भी ज़रूरी है, आप जोग्राफी पढ़ते हैं भारत का, आपको क्लियर होता है कि ये देखिए भारत का मैप दिख रहा है, आपको एकदम नक्शा क्लियर है कि यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे केरला है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। अब देखिए जम्मू कश्मीर वो स्टेट नहीं रह गया, लेह लद्दाख बट गया है। ठीक, ये सब अलग अलग चीज़ें ना, जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था फिर वो अलग हुआ, बिहार झारखंड एक था फिर वो अलग हुआ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था वो भी अलग हुआ। तो धीरे धीरे ज्योग्राफी बदल रही है। ऐसे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का स्पेशल पढ़ते हैं। अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार स्पेशल पढ़ते हैं, बिहार की ज्योग्राफी पढ़ते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यूपी की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, यूपी स्पेशल पढ़ते हैं। अगर आप एमपी के हैं तो एमपी स्पेशल पढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल हिस्ट्री कैसी है, कैसे उस देश की संरचना बनी, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे ये जो आपको बाउंड्री लाइन दिख रही हैं, ये सबसे बड़ी सीमा भारत की लगती है, आप जानते हैं बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक, तो ये बांग्लादेश कैसे बना, ये सबसे बड़ी सीमा, जबकि दिखेगा तो छोटा सा ही दिख रहा होगा आपको, छोटा सा ही दिखेगा, लेकिन वो इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि वो लगे वो वास्तव में सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ ही शेयर होती है हमारी। एक समय बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, वो पूरा बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। तो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे ये ज्योग्राफी बनी है, कैसे आपके इतिहास का स्ट्रक्चर, आपकी कंट्री का स्ट्रक्चर कैसे बना। दूसरा सोशल हिस्ट्री, सोशल माने होता है सामाजिक, सामाजिक इतिहास आपका कैसा था। ठीक, ये समाज आज जो हम आपको खड़े होकर इस तरह से बता रहे हैं, आप जो इस तरह से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समाज धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा ना, क्योंकि आप शुरू कहाँ से करते हैं, आपको पता ही है, एकदम पाषाण काल से, पाषाण सभ्यता से, जब पत्थर से आग निकाली जाती थी। ठीक, पहली बार मनुष्य ने खेती करना सीखा, पहली बार मनुष्य ने आग, अब इसी में एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप सब लोग उत्तर देंगे कि पहली बार आग की खोज कौन से काल में हुई, पहिए की खोज कौन से काल में हुई। ठीक, पहली बार मनुष्य ने खेती कहाँ की, ये 3-4 क्वेश्चन है, सबके उत्तर कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए। ये सारी चीजें कब से स्टार्ट हुई, तो ये भी समाज कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्य हुए हम लोग, एकदम अच्छे से शहर हमने बसाया, एकदम सिस्टमैटिक वे में, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काट रही है, सब सिस्टम से सब कुछ बसा हुआ है। इतने सिस्टमैटिक तरीके से हमने शहर बसाना सीखा, सभ्यता सीखी। सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता है। इसके अलावा जो आपको मिस्र की या मेसोपोटामिया की सभ्यता मिली, वो सब ग्रामीण सभ्यता है। फिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब वैदिक सभ्यता में आते हैं, वो भी ग्रामीण सभ्यता है। तो ग्रामीण सभ्यता के पहले हम लोग शहरी सभ्यता जी चुके थे। अब भले ही आप कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन जब आप उसका डिटेल स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे जो कल्चर सिंधु घाटी सभ्यता में फॉलो होता था, वही कहीं ना कहीं आज भी फॉलो हो रहा है। पेड़ पौधों की पूजा, पत्थर की मूर्ति की पूजा, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता फॉलो होता था। और आज भी आप देखें, पीपल की पूजा होती है, तुलसी के पौधे की पूजा होती है, नीम की पूजा होती है, तो वही सारे कल्चर फॉलो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, उन्हीं लोगों ने धीरे धीरे हम लोग आगे की पीढ़ी आगे को ट्रांसफर करती चली गई है। ठीक, ये सोशल हिस्ट्री है, समाज कैसे धीरे धीरे डेवलप किया। आज भी आप एक समाज में रहते हैं, आप देखते होंगे कि समाज की बुराइयां क्या है, समाज की अच्छाइयाँ क्या है, क्या क्या अच्छी चीजें चल रही हैं, क्या क्या, जैसे आप ये देखें महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं की स्थिति पे सबसे ज्यादा आपको निबंध आता है, बचपन में खुद लिखे होंगे, बड़े हैं तब भी आपसे पूछा जाएगा महिलाओं की स्थिति पे बताइए, टिप्पणी करिए। और फिर आप शुरू करते हैं कि वैदिक सभ्यता में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, मध्यकाल में स्थिति खराब हुई, आधुनिक भारत में फिर से धीरे धीरे सुधरने लगी। ये सारी चीजें, ये सब समाज का हिस्सा हैं। और यदि आज आपसे पूछा जाए कि महिलाओं की स्थिति कैसी है, तो भी आप बताएंगे। अब एक व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि मैम आप खड़ी होकर आप पढ़ा रही हैं, इसका मतलब है कि महिलाओं की समाज में स्थिति बहुत अच्छी है। तो बात यह है कि ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे और कितने एग्जाम्पल मौजूद हैं। और यदि स्थिति सुधर गई है, आप अपने अगल बगल, अपने आस पड़ोस में इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा, फील करिएगा। कहने का मेरा मतलब ऐसे बच्चों की स्थिति। अब इस पे एक प्रश्न और कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल लॉ बनाने की छूट देता है। संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल लॉ बनाने की छूट देता है, ये आपको बताना है। इसके अलावा पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये सब नेशनल हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या, पॉलिटी राजनीति, ठीक, राजनीति, राजधन नीति, राज करने की नीति, जो भी वहां शासन में है, जो भी वहां सत्ता में है, कैसे वो सत्ता में आए, कैसे सत्ता से बाहर हुए। जैसे
दो तीन तरह के शासन होते हैं, मोनार्की यानी राज व्यवस्था, डेमोक्रेसी, ठीक, यानी लोकतंत्र। ये सारी व्यवस्थाएं क्या है, थियोक्रेसी भी एक होती है जो धर्मतंत्र होता है, लेकिन बेसिकली आप मोनार्की और डेमोक्रेसी समझिए कि राजतंत्र को ज्यादा फॉलो किया गया है। और अभी हाल फिलहाल में हम लोग धीरे धीरे डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं। और आपको गर्व होना चाहिए कि भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया ही है, ठीक, डेमोक्रेसी। तो ये सिस्टम कैसे चलता है, जैसे उसे शुरू में पढ़ते हैं ना कि इतिहास की ये राजा थे, ये राजा थे, ये राजा को ये मारे, उनका बेटा उनको मारा, ठीक, उनका सेनापति उनको मारा, तब ये हुए, उसके बाद ये हुए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मगध साम्राज्य, 7 वंशों ने शासन किया, ठीक, सब एक दूसरे की हत्या कर करके गद्दी पा रहे हैं, सब एक दूसरे को हटा भी धीरे धीरे पा रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक है, उसने घनानंद को मार करके सत्ता हासिल की है। अब ये अलग बात है कि घनानंद किस तरह से शासक थे, किस तरह के नहीं, लेकिन एक दूसरे को मार करके कोई प्रतापी शासक बना। फिर जैसे मौर्य वंश का पतन हुआ, अंतिम शासक वैदत्त है, तो उसको भी पुष्यमित्र शुंग ने मारकर उसकी हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की है पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जो आप राजनीति में पढ़ते हैं। अब जो हमने पहले ही आपको बताया कि शुरुआत आप कहाँ से करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक, 3 चीज में। प्री हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, आप बेसिकली पूरा स्टोन एज पढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन है, ध्यान से सुनते जाइएगा और नोट डाउन भी करते जाइएगा। बोर्ड पे भले कुछ लिखा ना मिले, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आवाज से भी आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। प्री हिस्ट्री जिसमें आप पढ़ते हैं स्टोन एज, वही जो भी हमने थोड़ी देर पहले बताया, पत्थर वाला एज। स्टोन माने पत्थर होता है, पाषाण काल, सब कुछ पत्थरों पे ही डिपेंड था, हथियार पत्थरों के थे, पत्थर से आग, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले समझाया ना, ये सब प्री हिस्ट्री में पढ़ते हैं। प्रोटो हिस्ट्री जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी जाती है, ठीक। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लिखे हुए सोर्स मिले हैं, लेकिन अभी तक पढ़े नहीं गए हैं वो सारे, तो क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट इस तरह से इतनी अजीब सी है कि अभी उसको डिकोड नहीं कर पाया गया है। जिस दिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट डिकोड कर ली गई, उस दिन और भी तमाम सारी जानकारी हमको मिलेंगी जो हमसे छुपी हुई हैं। इसके बाद हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल जो शुरू होता है वो आपका शुरू होता है वैदिक सभ्यता से। और वैदिक सभ्यता यानी एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, और फिर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री यानी जो आपका आज़ादी, ये सारी चीज़ें हम भारत के कंटेक्स्ट में बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें हर एक कंट्री पे लागू हो रही हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, सबके कंटेक्स्ट में ये सारी बातें मेरी लागू हो रही हैं। लेकिन भारत के कंटेक्स्ट में इसलिए आपको हम समझा रहे हैं क्योंकि आप भारतीय हैं ना, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में समझ पाएंगे, जर्मनी के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझ पाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री यानी मॉडर्न के बाद जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है, आपके आज़ादी के बाद, आज़ाद हम हुए थे 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे। इसके बाद जो इतिहास चलता है वो आपका कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन इतिहास कहलाता है। मॉडर्न में आप अपनी आज़ादी को पढ़ते हैं, कैसे यूरोप वालों ने आकर हम पर कब्जा किया, ये सारी चीज़ें आप बहुत समराइज वे में, बहुत एक तरीके से सब चीज़ें पढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन हम समझा रहे हैं, ध्यान करिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री समझा आपने, नेशनल हिस्ट्री समझा, इसके बाद रीजनल हिस्ट्री पढ़ना, तो बेसिकली सब में वही सारी चीजें हैं, लेकिन रीजनल हिस्ट्री जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मसलन उत्तर प्रदेश, बिहार, जैसे हमने बताया ना उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी, ये सब पर्टिकुलरली जिस रीजन से आप बिलोंग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, ये सारी चीजें ये क्या है, रीजनल हिस्ट्री है ना। असम में पहले कौन कौन से राजा हुआ करते थे, जो ये आप 7 सिस्टर्स देखते हैं, ये कैसे 7 राज्य अलग अलग कैसे बने, इन सब का इतिहास, कैसे पूरा बिहार झारखंड एक समय पूरा हुआ करता, पूरा ये सब बंगाल हुआ करता था, कैसे अलग हुआ, कैसे बांग्लादेश अलग हुआ, कैसे बंगाल अलग हुआ, कैसे जिसको हम लोग पश्चिमी बंगाल कहते हैं वो भारत के पूर्व में स्थित है, इसका भी इतिहास जानने की आपको जरूरत है। ये सब हम इसमें पढ़ते हैं, रीजनल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और फिर लास्ट में आता है लोकल हिस्ट्री। लोकल हिस्ट्री क्या होती है, लोग जैसे आपसे पूछते नहीं है सब लोग कि मतलब कहाँ लोकल कहाँ के हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ क्लास, चूंकि हम कौटिल्य बलरामपुर के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कोचिंग करने आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सब यही बलरामपुर से, बलरामपुर जो उत्तर प्रदेश में एक जिला है, वहाँ से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे।
कुछ कहीं और से भी बिलोंग कर रहे होंगे, किसी गांव से बिलोंग कर रहे होंगे और उस गांव से यहाँ आए हैं पढ़ने आए। जैसे बलरामपुर के इधर आगे श्रावस्ती पड़ता है, वही श्रावस्ती जो गौतम बुद्ध ने जहाँ पे सबसे ज्यादा उपदेश दिया है। ठीक, बहुत ऐतिहासिक स्थल है श्रावस्ती। यहाँ पे उनकी अंगुलीमाल से मुलाकात हुई थी, वही जो अंगुली काट के माला पहन लेता था, वही अंगुलीमाल। तो कुछ बच्चे श्रावस्ती से आए होंगे, कुछ बच्चे आगे तुलसीपुर है जो 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, वहाँ के किसी गाँव से बिलोंग कर रहे होंगे, मतलब लोकली कहाँ के हैं। ठीक, और कुछ बच्चे बलरामपुर के लोकल ही रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो लोकल ही हैं, तो वहाँ का भी कुछ इतिहास होगा। जैसे जिस शहर में हम खड़े हैं, जहाँ से खड़े होकर हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इसके जस्ट बगल रमना पार्क उद्यान है, जहाँ पे आपको ये नॉलेज के लिए जानना चाहिए, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पहली बार, जस्ट बगल वो पार्क है रमना पार्क, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पहला चुनाव प्रचार किया था। चुनाव पहला उन्होंने बलरामपुर से ही लड़ा था और सबसे पहली जीत उन्होंने यही बलरामपुर से ही दर्ज की थी। राजनीतिक करियर की शुरुआत उनकी बलरामपुर से है, तो इस मायने में भी ये ऐतिहासिक स्थल है। तो ये क्या हो गया, ये लोकल हिस्ट्री हो गई, ये बलरामपुर का लोकल इतिहास हो गया। आपसे कोई पूछे, जैसे आप बलरामपुर से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे किसी भी देश से किसी भी शहर से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो उसका इतिहास एक होगा, कुछ तो ऐतिहासिक चीजें। अब कुछ शहर बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे कोई वाराणसी से बिलोंग कर रहा हो, बनारस से, तो भाई ये तो सबसे विश्व में सबसे प्राचीन नगर ही वाराणसी है, वो तो अपने आप में गौरवशाली बात हो गई। लेकिन प्रत्येक जगह का, हमने सबसे शुरू में बताया, हर व्यक्ति का हर जगह का इतिहास होता है। तो ये सब क्लासिफिकेशन करके हम लोग पढ़ते हैं। अब ये 4 चीजें हमने बताई, ये तरीका समझने का, वर्ल्ड हिस्ट्री, नेशनल हिस्ट्री और रीजनल हिस्ट्री और लोकल हिस्ट्री। अब इसके अलावा एक और तरीका है हिस्ट्री को पढ़ने का। अब ऐसा नहीं है कि ये छोड़ के ये छोड़ के, अलग अलग नहीं है, सब चीजें। देखिए, पहली बात तो एक चीज एकदम क्लियर कर लीजिए, कोई भी चीज ऐसे नहीं होती कि बस यही कर लो, सब चीजें एक साथ घटित होती है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेरे साथ साथ, आपके पढ़ने के साथ साथ आपके घर में अगर आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उस समय में, उस टाइम एंड स्पेस में एक साथ कई घटनाएं हो रही होंगी। बलरामपुर के कोचिंग में हम खड़े होकर आपको वीडियो बना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। ठीक, इसके अलावा इसी समय में कहीं कुछ और हो रहा होगा, सब घटनाएं एक साथ साथ होती हैं, ये नहीं कि एक घटना हो गई। इसीलिए कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कैसे क्लासिफाई किया जाए, ये हो रहा था तब ये भी हो रहा था, ये हो रहा, हाँ एक साथ कई चीजें होती हैं। लेकिन अब पढ़ने के दृष्टिकोण से हम पहले ये पढ़ लेते हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। जैसे जब आप इतिहास शुरू करते हैं तो आपको हमने पढ़ाया भी है, जो क्लास में स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं उनको हमने बताया इसे शुरू कैसे किया। सबसे पहले पाषाण काल शुरू किया, फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया, उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ाया, और वैदिक सभ्यता पढ़ाने के जस्ट बाद कौन सा धर्म पढ़ा दिया, एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म पढ़ा दिया। ठीक, ये दोनों धर्म सबसे पहले पढ़ा के, पढ़ने के दृष्टिकोण से पढ़ा के साइड में कर दिया कि ये धार्मिक आंदोलन है, इसको पहले समझ लो। उसके बाद महाजनपद काल में आते हैं। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि बौद्ध आए, जैन आए, सुधार करके चले गए तब महाजनपद आया, पहले महाजनपद आया भाई। क्योंकि आप ये देखें, हरिवंश के जो संस्थापक बिंबिसार वो बुद्ध के समकालीन थे, बुद्धनिक समय में थे। तो ये सारी चीजें साथ साथ चल रही है, बस पढ़ने के दृष्टिकोण से अलग अलग कर दिया जाता है। आइए फिर 4 तरीका है बांटने का, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री। जैसा कि मैं पहले बताया कि सब चीजें इतिहास का हिस्सा है, प्रत्येक चीज इतिहास है। सोचिए जरा सा, आप संविधान पढ़ रहे हैं, वो भी तो इतिहास है, कैसे कैसे बना। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, वो भी तो इतिहास है, कैसे कैसे आपकी इकोनॉमी गिरी, उठी, डेवलप हुई, आज क्या स्थिति है। पहले कुछ तो रहा होगा, इसे अचानक से आज तो नहीं चालू हो गया होगा ना, ये बस आज से चालू हुआ है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां होंगी जो आज आपकी, ये पूछा था आज आपकी इकोनॉमी कैसी है, मतलब कौन सा स्थान है वर्ल्ड इकोनॉमी में, इंडिया कहाँ लाई कर रहा है, तो इसके पहले कहाँ लाई कर रहा था, ये भी तो जानने की नीड है। वो इकोनॉमिकल हिस्ट्री हो गई। और कल्चरल माने का सांस्कृतिक इतिहास, संस्कृति धीरे धीरे कैसे बदली। क्योंकि जब आप शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता से तो एक ही तरह की संस्कृति थी, लेकिन आप जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा आक्रमण का गवाह रहा है, सबसे ज्यादा आक्रमण भारत पे हुए हैं। और आयरनी ये है कि भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसने आज तक किसी पे कभी आक्रमण नहीं किया है। प्राउड भी फील कर सकते हैं इस बात पे कि हम वो लोग हैं, हम उस देश के वासी हैं जिसने कभी भी किसी पे जबरदस्ती आक्रमण नहीं किया, अपनी चीजें थोपी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा आक्रमण के गवाह हम लोग रहे हैं। अब कुछ लोग इसको कायरता के रूप में भी लेते हैं कि अपने लोग नहीं सही थे,
ना, कोई अटैक करता तो पलट के जवाब देना चाहिए था, ये सब अलग सी बातें हैं। लेकिन हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया है। पर जब कोई बाहरी आक्रमणकारी आया तो सिर्फ वो आक्रमण ही लेके नहीं आया, सिर्फ वो लूटपाट ही लेके नहीं आया, वो नई संस्कृति भी लेके आया। ठीक है, वो एक नई संस्कृति लेके आया। यहाँ पे पहले से कई संस्कृति के लोग रह रहे थे और बाद में वो लोग भी आए, तो एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। ठीक, जैसे बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे एक लाइन में कि गंगा जमुना तहजीब ये भी डेवलप हुआ। हिंदुस्तानी जो भाषा है जिसमें हम बोल रहे हैं, ये सब डेवलपमेंट है। ठीक, नई संस्कृति का भी। जैसे आप पढ़ते हैं पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो पहला विदेशी भारत पे सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम ने किया था, वो ईरान का आक्रमणकारी था। आप फिर ये जानिए ईरानियों ने हमको क्या दिया, हमको खरोष्ठी लिपि दी, ईरानियों से हमने ये सीखा। फिर यूनानी आक्रमण, हिंद यूनानी शब्द पहला कुषाण ये लोग आए, यूनानियों ने हमको ज्योतिषी विद्या सिखाई, जो आज एस्ट्रोटॉक सबसे बड़ा स्टार्टअप बना हुआ है, ये किसने सिखाया? यूनानियों ने सिखाया कि आप तारे और नक्षत्र देख के जान पाए कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या स्थिति चल रही है, यूनानियों से हमने सीखा है। यूनानियों से हमने रंगमंच में जो पर्दा प्रचलन चलता है, यवनिका जो पर्दा गिरता है, एक स्टेज पे नाटक का मंचन किया था, वो हमने यूनानियों से सीखा। धीरे धीरे तमाम सारी संस्कृतियां सीखी। एक नई भाषा वो लोग लेके आए, उनकी भाषा हमारी भाषा आपस में मिक्सअप की और एक नई भाषा का जन्म हुआ। इसलिए जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो विदेशी भी देखते हैं कि विदेशी शब्द कौन कौन से हैं, कहाँ से हमने अरबी, फारसी, ये सारे शब्द। और फिर जो समय चल रहा था, एक समय संस्कृत सबसे एलीट लैंग्वेज हुआ करता था, सबसे अभिजात वर्ग की भाषा संस्कृत हुआ करती थी, सब लोग संस्कृत में बात करते थे। ठीक, जरा इमेजिन करिए कि सब संस्कृत में बात कर रहे हैं। हालांकि भी कुछ दिन पहले हम न्यूज़ सुने थे, शायद तमिलनाडु में एक लॉयर है जो अभी भी पूरा अपना मुकदमा वगैरह सारा संस्कृत में करते हैं। अब ये अच्छी बात है कि जो लैंग्वेज आजकल किसी को नहीं आ रही है, मुझे भी उस तरह से नहीं आ रही है, मेरे ख्याल है जितने सुन रहे होंगे उनको भी नहीं ही आ रही होगी। 99% 1% हो सकता आ रही हो, 99% यही मान के चल रहे हैं कि नहीं आ रही होगी। फिर पाली भाषा, प्राकृत भाषा, फिर थोड़ा और आगे बढ़े मध्यकाल में आए, मुगलों की आधिकारिक भाषा फारसी थी। ठीक, तो ये सारी नए नए हमको लैंग्वेज मिलते चले गए। ये सब क्या है? सांस्कृतिक इतिहास है। यूनानी आए तो भारतीय कला और ग्रीक कला का मिश्रण मूर्ति बनाने में, गांधार कला एक नई कला ही विकसित हुई। ठीक, जिसमें मूर्तियां बनने लगी, मथुरा कला विकसित हुई। ये सब क्या है? ऐसा मंदिर बनाने का, जैसे जब आप पढ़ते हैं, जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है? सांस्कृतिक इतिहास है। आर्ट एंड कल्चर आपका कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, मंदिर कैसे, नागर शैली, ठीक, ब्राह्मण शैली, फिर उसके बाद गुंबद, ये सब कैसे, मेहराब, ये पहले दिल्ली सल्तनत वाले लोग आए, मुगल आए। ठीक, मुगलों की देखिए स्थापत्य कला, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ताजमहल उनकी ही देन है, लाल किला जहां झंडा फहराते हैं उनकी ही देन है। तो ये सब क्या है? सांस्कृतिक इतिहास है। ठीक, अब इसमें दूसरा इकोनॉमिक हिस्ट्री, जैसा हमने आपको समझाया कि इकोनॉमी भी कैसे हुई थी, कैसे एक समय कैसी थी, ये सब क्या है? इकोनॉमिक हिस्ट्री है। 1991 के आर्थिक सुधार क्या हुआ, जो 1991 में एलपीजी लानी पड़ी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस समय ऐसा क्या हो गया था कि भारत के पास तेल केवल 7 दिन का पैसा बचा था तेल खरीदने का। ऐसे इतिहास में कौन सी घटनाएं हुई थी कि हम पे कर्जा बढ़ता जा रहा था, हम लोग उधार भी ले रहे थे, फिर भी कर्जा नहीं चुका पा रहे थे। तो कहीं ऐसा ना होता कि एलपीजी ना लाया जाता तो हम लोग एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। उसके बाद एलपीजी लाया गया, उसके बाद जो बदलाव हुए, ये सब क्या है? इतिहास का हिस्सा है, ये इकोनॉमिक हिस्ट्री है। सोशल हिस्ट्री, समाज कैसे डेवलप हुआ, ये सोशल हिस्ट्री भी हमने यहाँ भी समझाया है आपको, कैसे समाज डेवलप हुआ, ये सब। ठीक, जो आज हम खड़े होके बोल रहे हैं, आज एक महिला खड़ी होकर पढ़ा रही है, ये इमेजिन, वैदिक काल के बाद ये इमेजिन ही नहीं किया जा सकता था। वैदिक काल में तो विदुषी महिलाएं हुई हैं, जो अपाला, गार्गी, घोषा, ये सब हुई हैं, विदुषी महिलाएं हुई हैं जो वाद संवाद करती थी। लेकिन वैदिक सभ्यता के बाद ये इमेजिन करना कि महिला पढ़ा रही हो। अब यही आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कि सबसे पहली भारतीय महिला टीचर कौन थी। ये जितने भी क्वेश्चन हम पूछे हैं सब कमेंट बॉक्स में उत्तर आने चाहिए। ठीक, और पॉलिटिकल हिस्ट्री, फिर वही बात कि कैसे राजनीति हुई है। सबसे पहला भी हमने क्या समझाया कि इतिहास बेसिकली राजनीति और साहित्य, इसमें कहीं साहित्य का मेंशन नहीं है। साहित्य को आप कल्चरल हिस्ट्री में शामिल कर सकते हैं कि साहित्य भी बदलता रहता है, सब अपना अपना। तमाम सारे विदेशी यात्री आए, जैसे आप मेरसान का नाम सुने होंगे, ठीक, इब्न बतूता का नाम सुने होंगे, ये सारे विदेशी यात्री हैं। फाहियान का नाम सुने होंगे, ये सब विदेशी यात्री हैं। निकोलो मनुची, ठीक, ये लोग आए और कुछ कुछ लिख के विवरण लिख के गए, जिसके बाद
उनके विवरण से ही हमको पता चलता है कि ये सब यहाँ यहाँ होता था, नहीं तो हम लोग थोड़ा थे कि जान पाते हैं। या जो भी इतिहास का किताब लिख रहे हैं, हमको क्या लगता है वो रहे होंगे उस समय? नहीं, वो थे नहीं। इन सारे लोगों के विवरण का अध्ययन करते हैं। अब एक बात जरूर है, पूरा ये सारी कहानी, ये सारा पूरा कथा वाचने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो आपके पास सोर्सेज हैं वो ऑथेंटिक हैं? क्या सचमुच जो लिखा गया है वो सही ही लिखा गया है? एक छोटा सा हम हिंट करके ये वीडियो समाप्त करेंगे कि पहले के समय में कागज इतना महंगा हुआ करता था, बहुत महंगा हुआ करता था, बड़ा कॉस्टली हुआ करता था कि, और आप भी जान रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करता था। प्रिंटिंग प्रेस तो पुर्तगाली लेके आए, उसके पहले भी कितना सारा इतिहास है हमारा। तो होता क्या था कि जैसे मान लीजिए हमने ओरिजिनल कॉपी हमने लिखी, अब हम भी अमर तो है नहीं, मर जाएंगे लिख के। फिर उसके बाद अगला जो नकल करके लिखेगा, जिसको लिपिकार बोला जाता था, लिपिक जिसको बोला जाता था, कि वो यही चीज देख के दोबारा उसको उतारेगा। अब ये बात है कि मेरी राइटिंग कैसे, जैसे मान लो इसमें किसी जैसे छोटा लिख रहा होगा, इस वजह से अब किसी को भी राइटिंग ना समझ में आए, हम कुछ लिखे हैं वो कुछ, अब लिखना तो उसको है ही, वंदजुआ मार के किसी शब्द की जगह कोई और शब्द रख ले तो मतलब बदल गया। ऐसे ही वो लिपकार भी हमेशा भी रहेगा नहीं, मर जाएगा। तो ऐसे होते 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 आखिरी जो हमको सोर्सेज मिले हैं वो पता नहीं ओरिजिनल कॉपी है कि नकल की कॉपी है। जो ओरिजिनल हमने लिखा था क्या वास्तव में वही वो पहुंचा है? दूसरी बात, कभी कभी क्या होता था कि कागज इतने महंगे हुआ करते थे कि अगर मान लीजिए हम लिपिकार हैं, ठीक, अब हमको एक चीज का नकल करके, एक हमको मिला है दस्तावेज जिसका नकल करके हमको लिखना है, अब कागज में नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि एक कागज पे तमाम सारी चीजें लिख के रखी हैं, किसी ने लिख के रखी थी। अब चूंकि मेरे पास कागज नहीं है तो उसको क्या करते हैं, वो सारा कागज उठा के धुल लेते हैं। पहले ऐसे होता था, धुल के वो सब साफ किया जाता है, आज धुल के आप साफ कर सकते हैं कागज को, फिर सुखा सकते हैं, धुल के साफ कर लिया, फिर उस कागज पे उसको हमने नकल करके लिखा। अब ऐसे में सोचिए कि जो दस्तावेज पे जो लिखा हुआ था सब तो चला गया, सब साफ हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे विश्वास किया जाए ये सारी बातें जो आज तक लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, वो सब सही हैं या गलत हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसपे हमको, आप और सबको सोचने की जरूरत है। इसलिए किसी भी चीज पे आंख बंद करके विश्वास ना करें, उसको जितने भी सोर्सेस से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जरूर पढ़ें। उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी, थोड़ा बहुत ये सेशन यूजफुल लगा होगा। अगर आपको यूजफुल लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें, जितने क्वेश्चन हमने पूछे उसको आंसर जरूर करें, और कुछ ऐसी टिप्पणी जिस पे सुधार करने की जरूरत है तो सुधार जरूर किया जाएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही प्रोत्साहन बनते हैं इस तरह से वीडियो बनाने के लिए, इनकरेज करते हैं कि चीजें अपनी बात अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसे किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन किया जाएगा कि मुद्दा क्या चल रहा है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, कोई भी मुद्दा हो, समाज में सुधार करने की क्या क्या जरूरत है, क्योंकि ये सब आपकी पढ़ाई का हिस्सा है। तो ये तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।